अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, 5300 अरब रुपए की माली करप्शन का भांडा IMF की रिपोर्ट में फोड़ा गया है, जिसे अब हुकूमती चार्ज शीट करार दे रही है। और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कमेटी में 15 सिफारिशात पेश की हैं। सेनेट और कौमी असम्बली की ख़जाना कमेटीज़ में तशवीश की लहर दौड़ चुकी है कि हमारे यहाँ हो क्या रहा है और करप्शन में मुआवनत करने वाले सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स का बंदोबस्त कैसे करना है, ये भी एक बड़ा मसला है। ये सवाल अपनी जगह पर है कि क्या करप्शन करने वालों के गिर्द शिकंजा कसा जाएगा या नहीं, क्योंकि ये पहली रिपोर्ट नहीं है कि जिसमें किसी हुकूमत में करप्शन किए जाने का इंकशाफ किया गया है। हमारे यहाँ आए रोज़ मालियाती स्कैंडल्स भी सुनाई देते हैं और मामूली क्लर्क से लेकर किसी महकमे के डायरेक्टर के घर से अरबों रुपए बरामद कर लिए जाते हैं और मुतादिद बार प्ली बागेन के कानून के तहत कहानी बंद भी कर दी जाती है। असल मुद्दा ये है कि हुकूमत की तरजीहात क्या हैं, हमारे सियासतदानों के मीडिया में और ऐवान में बयानात कैसे हैं। यहाँ एक के बाद एक तरमीम लाने और धड़ल्ले से पास कराने के दावे किए जाते हैं और मुखालिफिन को नाको चने चबवाए जाते हैं और बबांगे दोहल बयानात भी दिए जाते हैं। मौजूदा हुकूमत की तरजीह एक ही है कि हर मुमकिन तरमीम और सेटिंग करके इक़्तिदार के मज़े लिए जाएं, जबकि अपोजिशन की जद्दोजहद की बात करें तो वो सिर्फ इमरान खान साहब से मुलाकात या उनकी रिहाई तक महदूद है। उनका एहतजाज, तहरीक, धरना और जलसा जुलूस, हर चीज़ के पीछे मुहर्रिक अपने बानी की रिहाई है। आवाम को सहूलियत दिलाने, रोज़गार की फराहमी और महंगाई के जिन से बचाने के लिए ना तो हुकूमत मैदान में नज़र आती है और ना ही अपोजिशन का इस तरफ कोई ध्यान जाता है। आज भी NFC अवार्ड को लेकर जो मीटिंग हुई, उसके पीछे मुद्दा ये है कि वफाक चाहता है कि किसी तरह वसाइल उसके हाथ आ जाएं। सिंध हुकूमत चाहती है कि जो उन्हें मिल रहा है वो उनसे ना लिया जाए, जबकि KP गवर्नमेंट पहले ही शिकवा कुना है कि उनका जो हिस्सा है वो उन्हें दिया ही नहीं जाता और फाटा इजाफी उनके पास है। हुकूमत और अपोजिशन की जमातें आपस में वसाइल की तकसीम के लिए गुत्थम गुत्था हैं और आवाम की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। और सियासी जमातों की इसी इक़्तिदार की खैंचा तानी के चक्कर में मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम मुसलसल बढ़ता दिखाई दे रहा है। मौजूदा सियासी और मौशी बहरान कैसे हल हो सकता है, इसका क्या तरीक़ाकार होना चाहिए, इस पर बात करेंगे। आज मेरे पास बड़ा ज़बरदस्त जर्नलिस्ट, सीनियर और एनालिस्ट का पैनल मौजूद है। हमें ज्वाइन किया है जावेद चौधरी साहब ने, रऊफ़ क्लासरा साहब ने और आमिर इलियास राना साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तीनों का बहुत शुक्रिया। जावेद चौधरी साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। आज NFC अवार्ड की मीटिंग हुई और सूबों के नुमाइंदे भी तमाम मौजूद थे। आफरीदी साहब ने एक बार फिर जो है वो शिकवा किया कि हमें 700 बिलियन से अभी तक जो है वो 168 बिलियन मिले, हमारे तो हक खाया जा रहा है, फाटा भी हमारी जिम्मेदारी है और हमें इसको देखना होगा। और अभी तक हम देख रहे हैं कि 2010 जब से 7th NFC अवार्ड हुआ है, अभी तक 15 साल हो गए, NFC अवार्ड अनाउंस ही नहीं हो रहा। तो ये जो मीटिंग हुई है और फिर अगली मीटिंग जो 8 जनवरी को पड़ गई है, आप इसके बाद या इसके इन बिटवीन कोई डू यू सी एनी न्यू NFC अवार्ड हैपनिंग? मुझे इस तरह मुश्किल लग रहा है क्योंकि उसकी वजह यह है कि वफाक के पास पैसे नहीं है। वो एक बड़ा पुराना सा मुहावरा है ना कि गंजी नहाएगी क्या और नचोड़ेगी क्या। जब आपके पास पैसा होगा नहीं तो फिर आप किसी को देंगे कैसे। वफाक की इस वक्त ट्रेजेडी ये है कि जितने भी पैसे वफाक कमाता था उससे ज़्यादा ये अब सूबों को दे रहा है, तो अब इसके पास पैसा बचा नहीं है। आप देख लें, कोई एक जगह कोई एक चीज़ जो वफाक के पास हो और वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हो किसी को, तो ये जो 18वीं तरमीम हुई थी उसके अंदर इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा गया था। और ये बेसिकली तो पीपल्स पार्टी का दौर था और उस वक्त उन्होंने सोचा कि ये सबसे बेहतरीन वक्त है कि हम सिंध को नवाज देते हैं, पंजाब को नवाज देते हैं, क्योंकि कल हो सकता है हमारी गवर्नमेंट वफाक के अंदर ना हो, लेकिन सिंध के अंदर तो हमारी गवर्नमेंट परमानेंट है, वो पक्की है। तो हम अपने वसाइल जो है वहाँ पे सिंध को ज़ाहिर है ज़्यादा नवाजते हैं और सिंध के पास पैसा होगा तो हम अपने सूबे के लोगों को मुतमईन कर सकेंगे। और ये बड़ी हद तक ज़ाहिर है उनकी पॉलिसी ठीक भी थी। अब देख लें, सिंध में तकरीबन 15-16 साल से मुसलसल गवर्नमेंट जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चल रही है वहाँ पे, और इसीलिए है कि वहाँ पे पैसा है उनके पास, वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लोगों को नवाज सकते हैं। पंजाब के अंदर भी यही सूरत हाल है क्योंकि पंजाब के पास भी पैसा है। अब बलूचिस्तान और सिंध जो है उसका मुसलसल ये कहना है कि जी हमें हमारा शेयर नहीं मिल रहा, जबकि आप अगर माजी में देखें तो सिर्फ जो पुलिस को बेहतर करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने के लिए 700 अरब रुपया खैबर पख्तूनख्वा को दिया गया है जब से NFC अवार्ड का इशू बना था उस वक्त से। तो अब देख लें वहाँ पे ना पुलिस एक्टिव
इनिशिएटिव है, ना ही वहाँ पे CTD है, ना ही इसके अलावा कोई और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना है, ना ही वहाँ पे कोई सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जा सके। आज भी वहाँ पे वफाक की एजेंसीज हैं जो इस वक्त वहाँ पे लड़ भी रही हैं, जान भी दे रही हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई खास तब्दीली वहाँ पे नहीं। सेम विद बलोचिस्तान जो है वहाँ पे भी ज़ाहिर है आपको CTD का वजूद ही नहीं मिलता, पर वहाँ पे भी इस वक्त FC लड़ रही है, फौज लड़ रही है और वफाकी एजेंसीज हैं जिनके ज़ाहिर जो लाशें वहाँ से उठा रही हैं। तो जो पैसे दिए जाते हैं वो बलूचिस्तान के अंदर इस्तेमाल नहीं होते, वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस्तेमाल नहीं होते और गायब हो जाते हैं। और कोस्तान स्कैंडल जैसे स्कैंडल सामने आते हैं जिसमें खरबों रुपए लोगों की जेबों में चले जाते हैं और फिर मजीद तकाजा किया जाता है कि वफाक से कि जी आप मजीद पैसे दें, वफाक के पास है ही कुछ नहीं। जब है ही नहीं तो देंगे क्या? मेरा ख्याल ये है कि इसीलिए बार बार ये सोचा जाता है कि ये जो NFC अवार्ड है इसकी हैयत तब्दील की जाए और एक नई तरमीम करके ये जो सूबों को शेयर है उसमें से कुछ कट लगाया जाए या फिर कुछ बड़े जो शोबे हैं जैसे कि पॉपुलेशन प्लानिंग है या फिर हेल्थ है या फिर एजुकेशन है उसको वफाक के हवाले किया जाए ताकि वफाक के पास पैसा हो। तो पहले तो सूबों को ये सोचना चाहिए कि जब वफाक के पास होगा कुछ नहीं तो वो सूबों को देगा क्या। दूसरा, जब सूबों के पास पैसे आ जाते हैं तो क्या उनके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि वो इनको प्रॉपर इस्तेमाल कर सके? वो आज तक सूबों की कैपेसिटी डेवलप नहीं हो सकी कि वो इन पैसों को यूज भी कर सके। और इसी तरह फिर एक जैली किस्म की स्कीमें बनती हैं, फिर वहाँ ठेके दिए जाते हैं, ठेकों के बाद वो जो ठेकेदार होते हैं उनके अकाउंट्स में पैसे चले जाते हैं। लूप होल्स होते हैं। आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की है। रऊफ क्लासरा साहब, आप चूंकि सुबह से उठते हैं और फिर कमेटीज़ में जाते हैं, खाक छानते हैं, रिपोर्टें इकट्ठी करते हैं और फिर स्कैंडल्स जो हैं वो मंजर आम पर आते हैं, फिर बेहतरीन तबसरा भी करते हैं। अभी आपने जावेद चौधरी साहब की बात सुनी। अच्छा, ये भी एक आइडिया सामने आ रहा है कि NFC में कुछ कम या ज़्यादा तो किया जाएगा लेकिन कश्मीर और GB को भी उसमें शामिल अब की बार जो है वो किया जाए। एक तो इस पर भी अपना प्लीज़ तबसरा कीजिएगा और साथ ही जो IMF की रिपोर्ट मंजर आम पर आई, इतनी मेगा स्कैंडल रिपोर्ट है जो सामने आई और मोहम्मद औरंगजेब साहब जो वज़ीर ख़जाना है जो आज चेयर भी कर रहे थे, उन्होंने इसको बड़े मुस्बत तरीके से लिया। उन्होंने कहा जी हम बेहतरी की तरफ जाएंगे और करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ अलमिया ये है क्लासर साहब कि स्कैंडल्स तो आ जाते हैं, फिर वो स्कैंडल्स का बनता क्या है, होता क्या है? ये जो भी रिपोर्ट आई है IMF की, इसका क्या बनेगा? जी बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत सारे सवाल मेरा ख्याल है एक ही सवाल में पूछ लिए जो मेरा ख्याल पूरी सिटिंग के या पूरे ये शो के मुख्य सवाल हैं। अलग-अलग एड्रेस करें, बाकी दोस्त वो बोर ना होना ताकि थोड़ी थोड़ी बात करके बाकी को मौका मिले तो गुफ्तगू ज्यादा अच्छी रहती है। मेरा ख्याल है IMF वाला है वो पोर्शन हम अगले हिस्से में ले जाते हैं क्योंकि ये बड़ा अहम टॉपिक है जो आपने NFC वाला उठाया है और चौधरी साहब ने बड़ा तफसील के साथ बड़ी अच्छी बातें की हैं। आपने अभी एक बात की जहाँ पे खराबी अपने इंट्रो में आपने कहा या सवाल किया चौधरी साहब से कि ये 15 साल बाद अनाउंस होना है। 15 साल हो गए आपका NFC जो है ना दोबारा अनाउंस नहीं हुआ। आप बताएं इस मुल्क में कोई चीज अनाउंस हो सकती है? कोई चीज जो मतलब डैम्स आपने बनाने हो वो अनाउंस नहीं हो सकते। कोई मोटरवेज आपने बनाने हो तो उसमें मसले फटे पड़ जाते हैं। आज तक सक्कर से आगे जो है हैदराबाद कराची तक जो मोटरवे के आप उनके मसाइल देख लें। पानी की सबसे ज्यादा आपको जरूरत थी, आप डैम्स तक नहीं बना सकते, अनाउंसमेंट होते रहते। सेम इसका NFC का मसला जो आपने बताया है। अब इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो जो इसमें ज्यादती की है इन्होंने, ये सूबों ने की है जिसकी वजह से वो बात कह रहे चौधरी साहब के आगे आपको डेवलपमेंट नजर नहीं आई कि यहाँ तो कहते हैं कि NFC जो है ना ओवर आवर डेड बॉडी के जी हम हो ही नहीं सकता, 1 रुपया छोड़ दें, हम ये कर देंगे, मर जाएंगे। लेकिन जब सूबों में जब जाते हैं वहां पे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बने हुए हैं। जैसे NFC है ना नेशनल फाइनेंस कमीशन, ऐसे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन है और जरूरत है उसके लिए कि तमाम जो सूबा है उसके डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी पॉपुलेशन, गुर्बत, उनकी बैकवर्डनेस या उनकी रेवेन्यू की बुनियाद पे आपने हर डिस्ट्रिक्ट को एलोकेशन करनी है जैसे सूबों की हो रही है। इसमें ये इतने बड़े जालिम हैं और इतने बड़े डिक्टेटर हैं जो मजलूम बन के सूबे आ जाते हैं हमारे पास। आपने कभी सुना है, हम 4-5 बैठे हुए मतलब रोज हम रिपोर्टिंग करते हैं, रोज हम अपने शोज करते हैं, कभी आपने सुना किसी सूबे की एक प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की मीटिंग हुई है, वजीर अला या वजीर खजाना ने उसको चेयर करके तमाम डिस्ट्रिक्ट की एलोकेशन को? डिड यू एवर हियर? हम 4-5 लोग बैठे, कभी आपको पता हो, खबर सुनी हो, कभी आपको आप जितना पैसा लेके जाते हैं सारे का सारा तो फिर आप अपने उस पर रख लेते हैं, सवाबदीदी फंड रख लेते हैं। आपने इनको अरबों रुपए जो लेते हैं यहाँ से ये सेंटर से, आपके नजदीक ये सवाबदीदी फंड है, ये आपने आगे डिस्ट्रिक्ट्स को नहीं देने। डिस्ट्रिक्ट को अगर एलोकेट करते, लोकल बॉडीज होती, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स होती तो पाकिस्तान जो है आज मच बेटर होता। जितनी भी करप्शन हो रही होती कहीं ना कहीं लगाना पड़ता ना पैसा, फिर ही आप 4 पैसे बना सकते हैं। तो एक तो चीज ये है, यहाँ पे दुबई आपके अमीर हो गए, जनीवा अमीर हो गए, लंदन अमीर हो गए, सारे के सारी प्रॉपर्टीज होगी, लेकिन पाकिस्तान तो आपको वहीं का वहीं खड़ा हुआ आपको लगता है। एक चीज। दूसरी चीज जहां तक पैसों की बात है, अब
इन्होंने जब 18वीं तरमीम की थी, हमें ये बताया गया था, इन्होंने सौदा बेचा था कि जनाब अब सारे जो मेन आपकी वजारतें हैं, इनका कोई काम ही नहीं है, बिल्कुल ठीक है, 24 किलोमीटर का इस्लामाबाद है। हाँ। तो यहाँ पे क्या बिकता है, क्या यहाँ पे ग्रो होता है? ना ये इंडस्ट्रियल सिटी है, ना बिजनेस सिटी है, ना आपका यहाँ कारोबारी कोई लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे एक पहाड़ी इलाका है, तो ऐसा ही तो यहाँ पे तो आपने मतलब सूबे चलाने हैं या आपने हुकूमत चलानी है, हाँ। तो 24 किलोमीटर में आपने 40 की वजारतें क्या करने? 40 वजारतों का मतलब है यहाँ पे हजारों आपने एम्प्लॉइज रखे हैं, उनके बजट हैं। सो उस वक्त हमें कहा गया था कि सारी चीजें डिवॉल्व हो रही हैं, ये यहाँ पे कोई वजारतें 8-10 वजारतें रहेंगी और इसके बाद नहीं होगा। ये 15 साल पहले हमें कहानी बेची गई थी। आज कह रहे नहीं, जो 2 वजारतें हमने आपको दी हुई थी ना, पॉपुलेशन वाली और एग्रीकल्चर वाली, वो हमें वापस करें। और साथ में यारों दोस्तों से इन्होंने कैबिनेट भर दिया है। इस वक्त कैबिनेट का साइज क्या है? 60-70 के करीब पहुंचा हुआ है। एक विफाकी वजीर है। खान साहब के दौर में जब 78 के करीब था तब तनकीद होती थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तो साइज तो एक्सपैंड होता जा रहा है। नहीं, 18वीं तरमीम का मकसद ये था ना कि आपने अपने पैसे बचाने हैं ना, अपने एक्सपेंडिचर भी तो बचाना है ना आपने, इसलिए 18वीं तरमीम लाई गई थी कि ये पैसा जो है हम सूबों को दें। एग्जीक्यूशन तो सूबों में हो। 24 किलोमीटर इस्लामाबाद में तो प्लानिंग नहीं होनी, ना मोटरवेज बनने, ना सड़कें बननी है, ना एयरपोर्ट्स बनने हैं। आपके सूबों में तरक्की होनी है। आपने यहाँ पे बिठा के एक वजारत बता लें जो इन्होंने कम की हो, इन्होंने मर्ज करके इस वक्त आपके 60 के करीब मेरा ख्याल है एक वजारत में 5-5 लोग बैठे हो। विफाकी वजीर बैठा है, वजीर मुमलकत बैठा है, फिर स्पेशल बैठा हुआ है, इसका मुशीर बैठा हुआ है, फिर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बैठा है, उनकी गाड़ियां हैं, उनके दफातर है, उनके ऑफिस हैं और उनके आगे लोग हैं, ये हैं। सो आपने अपने खर्चे कम आपने किए हैं। दूसरी साइड पे भी चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि सूबे जो है फंड नहीं यूज कर सकते जो इनको मिलते हैं। तो क्या इस्लामाबाद अपने ये फंड यूज करता है? प्लानिंग डिवीजन जो है, आप किसी वजह इसका डाटा मैं आपको दूं, मेरा ख्याल है अगर राना साहब बैठे हुए इनको ये पता होगा। मुझे नहीं याद पड़ता, मुझे 27 साल हो गए इस्लामाबाद में, एक ही खबर आती है हर साल छपती है कि प्लानिंग डिवीजन के इनका बिलियन रुपए इस साल मेरा ख्याल 12-14 अरब रख लेते हैं। ये बड़े नाम करते हैं, हमने 1200 अरब रुपया रख लिया तरक्याती फंड के लिए, ताकि बड़े लोग खुश होते, देख हम तरक्की करना चाहते हैं, जीडीपी ऊपर ले जाना है। आज तक 50% से ज्यादा ये इसको खर्च नहीं कर पाए। exactly. इनके पास कैपेसिटी नहीं है, फेडरल हुकूमत के पास नहीं है, प्लानिंग डिवीजन के पास नहीं है। इन्होंने प्लानिंग डिवीजन जो भरा हुआ है सारे का सारा, बड़े बड़े यहाँ पे दानिश्वर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े इनके एक्सपर्ट, इनसे जरा पूछे कि इस वक्त कि आप हर साल कितना अपना जो 1400 अरब है या 1200 अरब है, आप कितना अपना ये खर्च कर सकते हैं? सारा सरेंडर होता है पैसा, नहीं कि कर ही नहीं सकते। जब आपके पास कैपेसिटी नहीं है तो सूबों के पास कहां से कैपेसिटी है? आपकी अपनी गाड़ियां हैं, आपके अपने यहाँ पे दफातर हैं, आपकी अपनी लग्जरीज हैं, एक वजारत में जैसे मैंने कहा वो रखा हुआ। पड़े तो क्लासरा साहब कश्मीर के भी पड़े हुए हैं पैसे, पड़े तो वहां पे भी हुए। इन्होंने अपने खर्चे काम नहीं किए। इनसे पूछना कि आप जब सूबों को लेक्चर देते हैं कि भी आप अपने पैसे खर्च नहीं कर सकते, कैपेसिटी नहीं, आप में कैपेसिटी है। प्लानिंग डिवीजन वालों से पूछता हूँ मैं, आप मुझे बताएं, आप हर साल आप जो 1200 अरब रुपया का हमें ड्रामा सुनाते हैं कि हमारे पास है और हम खर्च करेंगे, आपसे 50-60% ज्यादा खर्च ही नहीं होता। आप तो जैली किस्म की स्कीमें बनाते हैं, पैसे रिलीज नहीं करते। सो ये कैपेसिटी के इश्यूज जो हैं ये पूरे मुल्क के हैं और प्लानिंग डिवीजन इसको लीड करता है अपने नलायकी में, निकम्मेपन में। ये अगर काम कर रहे होते तो आपको काम नजर आता है। इनसे पूछें, ये तो इस्लामाबाद को ठीक नहीं कर सकते, इस्लामाबाद की हालत की हुई है। लेकिन यहाँ पे अलमिया ये है कि सूबे चाहते ये हैं, चूंकि आपने भी जिक्र कर दिया और जावेद चौधरी साहब ने भी जिक्र किया है, राना साहब के चाहते वो ये है कि हमारा कट ना लगे, हमें इजाफी मिलते रहे। इस पे आप अवार्ड बुलाएं ताकि हमारी जो आबादी है उसके हिसाब से हमें मजीद शेयर जो है बढ़े। यही बात हम देख रहे हैं कि सिंध भी बोल रहा है, यही बात जो है वो केपी से भी आवाज़ उठ रही है। पर प्रॉब्लम ये है, वही बात है कि कैपेसिटी है नहीं और लगाए उतने जा नहीं रहे और फिर हर साल हम मांगने के लिए भी तैयार होते हैं। बट इसका मैकेनिज्म कैसे सेट किया जा सकता है कि इस तरह हो कि सूबे भी अपना हिस्सा डालें, विफाक भी डालें, काम भी करें और सबको हिस्सा भी मिले? ये जो बात आखिरी कही ना, सबको हिस्सा मिले, सब हिस्से के लिए तो सब तैयार है कि मिल जाए और वो जेबों में चला जाए। इसके अलावा किसी की तैयारी नहीं है। आपको मैं बताऊं, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहे सऊदी हो या कोई हो, वो क्यों नहीं आती? यहाँ कंसोर्शियम बने हुए हैं, हमारे अंदर सारे ग्रुप्स हैं, फैमिली लिमिटेड कंपनियां हैं, और अगर कोई कारोबार के लिए आए वो इंडिया में क्यों चले जाते हैं और वो लग क्यों जाता है? देखने की बात यह है कि हमारी कैपेसिटी नहीं है ना सूबों में ना मरकज में कि हम कोई भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर सके। हमारी कैपेसिटी क्या है? जो रऊफ क्लासरा अभी कह रहे थे, सीडीए के प्लॉट बेचे और अंडरपास फलां सड़कें बना के खूबसूरत जो फ्रंट पे है और पैसे से खा के सारे फारिग हो जाए। जो करने के काम है पायदार, वो सीडीए अपना एक वाहिद पाकिस्तान का शहर है जो प्लानिंग के तहत बना है, उसको भी प्लान नहीं कर सक रहे सिवाय पैसे खाने के। अच्छा, अब आप आ जाए एनएफसी पे, ये लंबी बात हो जाएगी अदरवाइज। देखिए, एक अवार्ड किया और उसमें सारा मरकज का तय कर लिया कि सारा पैसे तो सूबों को चले जाएंगे। मरकज दे भी देता है। पॉइंट क्या हो रहा है कि जी हमारे बकाया जात दें,
मुराद अली शाह आते हैं, सबसे ज्यादा वजीर आला जो तैयार है, ये वजीर खजाना भी मुसलसल खुद है, और ये तैयारी करके आते हैं। इस्लामाबाद में लोगों को पसूड़ी पड़ी होती है कि एक एक पॉइंट तैयार होता है, अपने सूबे का पैसा लेके जाते हैं, वहां जाके क्या करते हैं ये आपको और हमें पता है कि वहां कैसे खर्च होता है, लेकिन यहाँ से निचोड़ के ले जाते हैं। और जो इमरान खान ने इन्होंने केस बनाया हुआ है कि हमें नहीं दिया, हमें वो भी वापस करें। अच्छा, मुजम्मिल असलम जो मुशीर उन्होंने लिए हुए हैं केपी ने, वो आज तक ये नहीं कह सके कि इमरान खान ने क्या हमारा बैकलॉग 4.25 साल में केपी का खत्म कर दिया था या नहीं कर दिया था। उनकी गवर्नमेंट कि क्या उन्होंने ये इल्जाम लगाया है कि शहबाज शरीफ ने आके हमारे पैसे रोक दिए हैं। भाई पैसे रोकने की मैं बात समझता हूं तब कि आपके पास होंगे तो आप रोकेंगे ना, ये नहीं कह रहे। वो कहते हैं हमारे बकाया जाते हैं, भाई कब से हैं ये भी तो बताओ ना, ताकि आपके अपने लीडर का भी पता चले कि उसने केपी में जो 13वें साल में आपकी हुकूमत दाखिल हो रही है उसने कितने दिए थे। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मैंने 600 अरब रुपए आपको दिया सीटीडी के लिए, वो कहाँ गया? मतलब माशाल्लाह 1122 में आपने टिकटॉकर भर्ती कर लिए सारे, वो ना तैराकी जानते हैं ना वो रेस्क्यू का काम जानते हैं, और लोग वहां पे शहीद हो जाते हैं, मर जाते हैं बेचारे, जान बाक हो जाते हैं। ये एक छोटी सी मिसाल है कि कैपेसिटी बिल्डिंग क्या है जब आपके पास एक तो पक्का लगा बंधा पैसा है। और विफाक ने ठीक किया है, हम सब तनकीद के बावजूद कहेंगे वो अलग है कि कितना फुकदान है डिपार्टमेंट में चीजों। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बात उन्होंने कही है कि जीबी एजेके के लिए पैसे दें, क्योंकि विफाक के पास तो पैसे नहीं है, तो जीबी और एजेके पाकिस्तान से अलग से तो नहीं है। अच्छा, बीआईएसपी और एचईसी सब में ग्रांट्स यूनिवर्सिटियां भी लेने के लिए तैयार है सूबों की, और बीआईएसपी में जाहिर है कोई इस्लामाबाद के शहरियों को तो सिर्फ नहीं मिल रहा। करेक्ट। ये स्टार्ट से पॉलिटिकल प्रोग्राम बना, इसकी ना तो कोई ऐसी, ठीक है गरीबों की मदद है, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कोई ऐसा प्लान इन सालों में हमारे जो बड़े बड़े, चाहे वो प्लानिंग कमीशन में मेंबर्स बैठे हुए हैं, बुजुर्ग मेयर बैठे हुए हैं, बना सके कि यार कोई स्किल सिखा दो। नेफ्टेक एक अच्छा इदारा है, काम कर रहा है, लेकिन क्या वहां पे इतने फंड्स आपने दिए हैं, लोगों को इस तरफ ले गए हैं कि गरीब आदमी और आम आदमी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा या जो है वो मजीद हुनर हासिल कर सके? ये फुकदान है। बस सूबे और मरकज आपस में बैठते हैं। मैं सुबह जब प्रेस रिलीज आई है ना पहली वजारत खजाना की, तो मैंने वो पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था औरंगजेब साहब ने कहा कि आइंदा हफ्तों और महीनों में हम फिर डेलिब्रेशंस करेंगे। तो उसका नतीजा ये हुआ कि 8 या 15 जनवरी को दूसरी मीटिंग होगी, हम वर्किंग ग्रुप बनाएंगे। चले, प्रेशर बनेगा, होना चाहिए, ये सूबों का राइट है कि उनको ठीक टाइम पे पैसे मिलें, लेकिन जिस तरह अदलिया के ऊपर आया ना कि आप रिपोर्ट्स लें कि किस जज ने कितने फैसले किए हाई कोर्ट में, वो भी कहानी है ना, 1 साल हो गया उस आईनी तरमीम को हुए हुए। मुझे नहीं अभी तक कोई चार्ट आया कि जी किस सूबे से किस हाई कोर्ट का ये रिपोर्ट आई है कि उन जजों ने इतने अच्छे फैसले किए। इसी तरह जो पैसे सूबों को दिए जाते हैं, आप राइट है उनका, लेकिन मैकेनिज्म ये होना चाहिए कि मुझे और आपको वेबसाइट पे नजर आए कि ये पैसे खर्च हो गए। जिस तरह मुराद अली शाह पैसे मांगने की तैयारी करके आते हैं, वो खर्चने का प्रॉपर, वही जो रऊफ क्लासर साहब कह रहे थे कि क्या आपने जिलों को पैसे दिए, सवाल ही नहीं पैदा होता, सब अपनी अपनी सवाबदीद पे खर्च करते हैं। यही तो वजह है कि हम लोकल बॉडीज की तरफ नहीं जाते, क्योंकि हमें खदशा ये होता है कि हमें इख्तियारात नीचे तक डिलीवर करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे, फंड्स देने पड़ेंगे, फिर वो जो उनका काम है वो भी हम क्रेडिट खुद से लेना चाहते हैं। हालांकि हम लेजिस्लेटर्स हैं तो हम चाहते बहुत कुछ हैं, लेकिन होता है प्रॉब्लम ये कि हमसे वो भी नहीं कुछ रहा। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जावेद चौधरी साहब, एक तो ज़ाहिर है कि हम एनएफसी की बात कर रहे हैं और सूबों के हक की भी बात कर रहे हैं, विफाक का भी हक बनता है, हक तो हमारा भी बनता है वैसे, लेकिन हम और आप छोड़ देते हैं, हम टैक्स देते हैं। नहीं, हमारे से टैक्स जबरदस्ती ले लेते हैं। हाँ, हम टैक्स देते हैं, वही कह रही हूँ, हम तो अपना हक भी देते हैं। हम तो सरकारी अस्पताल जाने की जगह प्राइवेट अस्पताल खुद जेब से पैसे लगा के चले जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा पैसा जो गया वो लगा नहीं है। बट कमिंग टू द वेरी सीरियस पॉइंट, वो ये है कि हमारे यहाँ पर जो करप्शन के स्कैंडल्स हैं, अब जस्ट इमेजिन 5300 अरब, ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है। और 3 महीने के बाद ये रिपोर्ट मंजर यहाँ पर आती है और बताया जाता है कि कैसे आपके सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स और ये गठजोड़ सारा, तो इसका मतलब है कि माले मुफ्त दिले बेरहम। तो ये जो इतना दिल बेरहम हुआ है, इसे किसी को तो कंट्रोल करना है। हाउ डू यू सी द गवर्नमेंट टैकलिंग इट, और डू यू सी एनी ऑडिट? अब देखिए, पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो 2 चीज़ों पे चल रहा है। एक चीज़ है उसको कहते हैं मांग लें, यानी कि हर एक आदमी ने भीख का कटोरा हाथ में पकड़ा हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक जो है हम सब कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। अब देखें, हमारे प्राइम मिनिस्टर बाहर जाते हैं, जब वापस आते हैं तो कौम का सवाल होता है कि क्या लेके आए हैं सर, वो मांगने नहीं जाते सर, वो मजबूरी होती है कि क्या करने जा रहे हैं वहां पे, क्या लेने जा रहे हैं वहां पे। तो ये एक सवाल है, और जो पिछले 40-50 साल से
हमारी उम्रें भी ज़ाहिर है बड़ी हो गई हैं, हमने भी यही देखा है कि जो भी वज़ीर ख़जाना होता है वो चीफ बैगर होता है और उसको इसलिए रखा जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बाहर से मांग के लाए। आज भी ये खबर फ्लैश हो रही थी कि सऊदी अरेबिया ने जो $3 अरब हमारे स्टेट बैंक में रखे हुए हैं, उन्होंने 1 साल के लिए डेफर कर दिया कि ठीक है जी, इस साल आपके पास पैसे नहीं है तो आप अगले साल दे दीजिएगा, और इसके ऊपर हम बड़े खुश हैं कि अब हमें पैसे 1 साल नहीं देना पड़ेंगे। तो वो क्योंकि उसकी वजह यह है कि हम ज़ाहिर मांगना, जो हमारा पूरा एक सिस्टम है कि कहीं ना कहीं से मांग लें, अमेरिका जाए उनसे मांग लें, चाइना से मांग लें, वो भी हमारा दोस्त है तो उसको भी हमारी मदद करनी चाहिए, सऊदी अरेबिया से तो मसलसल हमें मांगते रहना चाहिए, यूएई है उससे मांग लें, फिर वो कहते हैं कि जी ठीक है रशिया के साथ भी हमारे हालात ठीक हो रहे हैं तो अब वहाँ से भी कोई ना कोई पैसा आ जाएगा। तो एक तो हमारा सिस्टम जो है वो मांगने पे मुश्तमिल है, और ये सिर्फ मांगना सिर्फ वफाकी गवर्नमेंट का नहीं है, सूबे वफाक से मांग रहे हैं और सूबों से फिर उनके डिस्ट्रिक्ट्स और साथ उनकी जो दूसरी यूनिट्स हैं वो मांग रही हैं, और सेठ से मजदूर मांग रहे हैं, मजदूर से उसके घर वाले मांग रहे हैं, उसके रिश्तेदार मांग रहे हैं। तो मांगना एक पूरा सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर। और दूसरा जो सिस्टम है वो करप्शन है कि जहां पे आपके पास जो कुछ भी है, जहां आपका दाव लगा हुआ है वहां से कुछ ना कुछ आप खींच लें। मसलन अगर आप ट्रांसपोर्ट के महकमे में हैं तो आप डीजल बेचते हैं, या फिर आप मोबाइल बेचते हैं उनके, या फिर उनके पुर्जे बेचते हैं आप, या अगर आप ठेकेदार हैं तो फिर आपको मटेरियल उठाएं और उसको गायब कर दें। आप आज भी देख लें कि जो हमारी मस्जिदें हैं, जो सबसे मुकद्दस जगह है जहाँ पे हम सजदा रेज होते हैं, वहाँ पे भी ताले लगाए जाते हैं और वहाँ पे भी ग्लास जो है उसको जंजीर से बांधा जाता है, और मस्जिदों के पंखे भी बचाने की पूरी कोशिश की जाती है। या ये खबर आ जाती है कि जी मस्जिद से जूता चोरी हो गया, जो नमाजी बेचारा नमाज पढ़ने के लिए चला गया था गलती से वहाँ पे, तो उसके साथ भी ये सलूक हो जाता है। तो करप्शन जो है ना, वो ये ज़हन में रखे कि हमारा DNA इस पूरे रीजन के अंदर कोई एक डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है, कोई एक ऐसा शहर नहीं है, कोई एक ऐसा खानदान नहीं है, कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं है जिसके बारे में हम ये दावा कर सके कि ये करप्शन फ्री है। तो जहां पे जिसका दाव लग रहा है वो इस मुल्क को लूट रहा है, और अगर वो सरकारी मुलाजम नहीं है तो वो प्राइवेट कैपेसिटी के अंदर भी बाज नहीं आ रहा। लिहाजा वो कहा जाता है कि कोई भी अगर किसी जगह आप हैं तो आपकी आंखें मुसलसल जागती रहनी चाहिए, यानी कि आपके जिस्म के ऊपर अगर सिर्फ 2 चेहरे के ऊपर 2 आंखें हैं तो फिर तो आप लुटेंगे, कोई ना कोई आपको हाथ फेर के चला जाएगा। तो वो हमारा DNA है। जी जी वो हमारा DNA है, ज़हन में रखें। तो जब तक DNA चेंज नहीं होगा कोई सिस्टम भी यहाँ पे वर्केबल नहीं होगा। तो उसके लिए एक ऑनेस्टी पैदा करना इंसान के अंदर, उसके अंदर एक प्राइड पैदा करना, उसके अंदर ये एक एहसास पैदा करना कि अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कम से कम आपको दूसरे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। एग्जैक्टली, आई टोटली अग्री, क्योंकि क्लास साहब बड़े भी मांगते हैं, छोटे भी मांगते हैं, जो छोटे मांगते हैं उन पे फिर रिपोर्टें आ जाती हैं कि सऊदी अरब में इतने भिखारी पाकिस्तानी निकले, फिर वो डिपोर्ट होकर वापस मुल्क आते हैं, वो आपकी रैंकिंग में अलग काउंट हो जाता है, पासपोर्ट रैंकिंग में, आपको वीज़ा इशू करने में प्रॉब्लम, ये वो बहुत सारी चीज़ें। तो जो जावेद चौधरी साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हमारे DNA में ये है, अब सर DNA तो नहीं बदल सकते, या फिर बदल सकते हैं तो थोड़ी सी तरकीब बता दें कि किस तरह बदल सकते हैं। दूसरा ये कि जो करप्शन की कहानियां निकलती हैं ये भी कोई DNA में शामिल है कि करप्शन भी हमने करनी है? बड़े अहम सवाल आते हैं, और चौधरी साहब ने जिस तरह बड़े खूबसूरत तरीके से मांगने के कल्चर को उन्होंने टॉप से बॉटम तक लेकर आए हैं, ट्रिकल डाउन इफेक्ट दिखाया है। इट्स अ ब्यूटीफुल, आई मस्ट से। बस एक चीज़ की मैं बता दूं कि जब हम सऊदीज़ की, यूएई की या चाइना की बात करते हैं कि हमने उनसे पैसे मांगे हैं, थोड़ा सा हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि उन्होंने हमें कोई ये पैसे जो है ना मुफ्त नहीं दिए। इसके बदले में इसको लोन समझें, 4% आपसे वो लेते हैं, सूद लेते हैं मार्कअप है। वो चाइना हो, वो चाइना भी लेता है, यूएई भी लेता है, और ये भी लेते हैं, सऊदीज़ भी लेते हैं। आप IMF से लेते हैं अगर पैसे, लोन हम लेते हैं, वो हमें 2%, 2.5%, मे बी 1%, बहुत ज्यादा 3% पे देते हैं। ये जो हमारे दोस्त मुल्क हैं, जब हम इनसे लोन लेते हैं ये हमें 4%, 3%, बहुत ज्यादा कमर्शियल, मतलब चाइनीज बहुत सारे लोन कमर्शियल भी होते हैं। सो ये हमें रखना चाहिए। हम लोन मांगने को जिस पे हम सूद देते हैं, मार्कअप देते हैं, और बड़ा हाईएस्ट है, ये ध्यान में रखें। वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो आपको देते हैं 1%, 0.5%, बहुत आपको वो उसको मिनिमम पे देते हैं, और ग्रेस पीरियड भी देते हैं बहुत सारे सालों का। इन ममालिक से टोटली वो आपको बिजनेस के तौर पर डील करते हैं। सो वही में कॉल आवरसेल्फ बेगर्स, लेंडर्स, वो लेंडर्स हैं, हम मांग रहे हैं या कर्जा ले रहे हैं, सो इट्स अप टू यू। अदरवाइज वो पैसे ले रहे हैं और इसके बदले में उनको
बकायदा उनके अकाउंट में पूरा मार्कअप काउंट हो कि और 4% बड़ा सारा होता है डॉलरों में जब आप उनको वापस करते हैं, इट्स ह्यूज अमाउंट। तो खैर एक तो ये हो गया। दूसरी जो आपने अभी ये बात की है ना इसकी, ये करप्शन के हवाले से, मैं आपको ना 2 वाकया सुनाना चाहता हूँ, मैं उससे आपको प्लीज। थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी। जहाँ तक करप्शन की बात है, इससे पहले मैं हूँ, कल मैं यहाँ पे 2 मीटिंग थी, फाइनेंस की कमेटी की मीटिंग थी, एक कौमी असम्बली की फाइनेंस कमेटी की थी जिसको नवीद कमर साहब चेयर करते हैं, एक सेनेट की फाइनेंस कमेटी थी जिसको सलीम मांडीवाला साहब चेयर करते हैं। दोनों फाइनेंस कमेटीज का एजेंडा मिलता जुलता था। IMF की रिपोर्ट भी डिस्कशन में आनी थी, 2-4 और भी थे, और इन दोनों का सरबराह जो है वो पीपल्स पार्टी के हैं, जरा ये जहन में रखिएगा इसको। इससे पहले कि मैं आऊं कि कल वहां क्या गुफ्तगू, ये बड़े अमेजिंग कुछ इंकशाफात हुए हैं। ये सार्कोजी जो है इसके ये प्रेसिडेंट ऑफ ये फ्रांस के साबिक सदर जो थे, अभी उनको पिछले दिनों ना उन्होंने जेल भेजा है, अदालत ने उनको जेल में भेजा है। उन पे इल्जाम ये था कि 2005 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने के लिए उन्होंने कर्नल कजाफी से पैसे लिए थे। अब जरा देखते हैं ना कि हम तो समझते हैं कि हमारे डीएनए में प्रॉब्लम है, बिल्कुल है, वो सब ठीक कह रहे हैं। मैं जरा इंटरनेशनल डीएनए भी जरा आपको बताता हूँ 2-4 कहानियां कि इंटरनेशनल कैसे, ये हर जगह ये इंसानी ग्रीड जो है ना, ग्रीड इज इन अवर इंस्टिंक्ट, ये फितरत है, ये हर बंदे में होगी। जहां मौका मिलेगा, बाद मुल्क चौधरी साहब ने ठीक है कि बाद दफा आपकी पर्सनल, आपकी इंटेग्रिटी, आपकी ऑनेस्टी अगर है तो ठीक है, अदरवाइज इतने बड़े बड़े लोग आपको डाके मारते हैं, आप यकीन नहीं करते। मतलब ये बताए सरकोजी जैसा बंदा जो फ्रांस का वो सदर का इलेक्शन लड़ा है, वो कजाफी से पैसे ले रहे हैं, अभी उन्होंने कई सालों की सजा दी, अभी उसको जमानत हुई है, अप्रैल में फिर उसको दोबारा केस लगना, जेल में रहा है, 20 दिन जेल में रहा है अभी वो। सो सरकोजी जैसा बंदा भी अगर वो किसी और मुल्क से पैसे लेके अपने इलेक्शन कैंपेन लगा है, तो ये भी आपकी करप्शन हो रही है। इससे पहले मुझे याद पड़ता है लेबर पार्टी जब वहां पे थे, टोनी ब्लेयर साहब जो है इसमें यूके में, इन्होंने कोई बहुत बड़ी कंपनीज थे लॉर्ड्स से, उनसे इन्होंने पैसे लिए थे, ये डोनेशन लिए थे कि हमें डोनेशन दें लेबर पार्टी के लिए, बड़े बड़े जो वहां पे लोग थे, उन्होंने इनको पैसे, मेरा ख्याल 14 मिलियन या पाउंड थे, मैं उस लंदन में था, मुझे याद पड़ती, मैंने स्टोरी पढ़ी थी, 2006-7 की बात कर रहा हूँ मैं। वहां पे जब उन्होंने पैसे मांगे इनसे कि हमें पैसे दें, हमारे ये कर्जा था, पार्टी ने पैसे दिए, उन्होंने की बात सुने, पैसे नहीं हमारे पास, आपको हम यहाँ पे ये जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है ना, आपको लॉर्ड्स की सीटें दे देते हैं। इन्होंने उन्हीं अपने कर्जादारों को जिनको पैसे दे रहे थे उनको लॉर्ड्स की सीटें दे दी, जैसे हमारे यहाँ सेनेट की बात की जाती है, असेंबली की बात की जाती है, इन्होंने वहां पे अकोमोडेट किया उनको लें। और जो वो बिजनेसमैन थे, अभी भी किसी गूगल करेंगे, स्टोरी शायद गार्डियन की पढ़ी हो, वो बड़े बड़े कार डीलर थे, कंपनी थे, गैस थे, उन्होंने अलहदा हुकूमत को, टोनी ब्लेयर को कह के पॉलिसी भी चेंज करवाई। मैं बता रहा हूँ कि ये करप्शन का जो डीएनए होते हैं, हमारा लेवल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। हम करप्शन पता किसको समझते हैं, जो मेरी जेब में पैसे आ रहे, नो, अदरवाइज मुल्कों की वेल्थ जो है इस तरीके से भी एडजस्ट होती है। आप यहाँ इंडिया में देख लें, लेकिन हमारे यहाँ पे तो ये दोनों काम ही हो रहे होते हैं क्लासरा साहब, ये तो नहीं वही पता इंडिया में क्या क्या है। अंबानी और अडवाणी ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, पूरी की पूरी उन्होंने खरीदा हुआ इनको, उनके तो आप देख, उनको मतलब इवन मीडिया पे जो है चैनल खरीद लिए, उन्होंने पैसा लगा लिया। अच्छा, अभी उनको पकड़ के एक इंतहाई अरबपति बंदा था अमेरिका या यूके से, उन्होंने उसको दोबारा किया, जो फ्रॉड करके फरार हो गए। तो दुनिया भर में ये चीजें होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ होनी चाहिए क्योंकि दुनिया में हो रही है। अब कल वहां पे जब सेनेट की फाइनेंस कमेटी हुई है, तो वहां पे दिलावर खान साहब है, सेनेटर हैं, और उसके बाद ये फरूक ये नायक साहब हैं, फिर वहाँ दुरानी साहब है, बड़ी अच्छी तैयारी करके, सलीम मांडवीवाला साहब ने, तो फाइनेंस के लोग भी आए होते। दिलावर खान साहब ने वहां पे इंकशाफ किया, जो सेनेटर है, जो स्टोरी पक्की भी है, उन्होंने ये कहा कि करप्शन का ये लेवल है। उन्होंने बड़ा उनको ग्रिल किया फाइनेंस वालों को कि भाई साहब, उन्होंने कहा हर वक्त हम सियासतदानों को बदनाम करते हैं कि जनाब सेनेटर ने करप्शन कर ली, MNA ने कर ली, फलां ने कर ली, तो सारी करप्शन तो ब्यूरोक्रेसी कर रही है, सारा पैसा तो आप लोग कमा रहे हैं, नाम हमारा कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी मिसालें भी दी। एक उन्होंने मिसाल बताई, उन्होंने कहा लाहौर में जहाँ पे आप बैठी हुई हैं, इनलैंड ये रेवेन्यू का एक अफसर था, उसने कोई टैक्स रिफंड में उनसे ना वो मांगी गई, फेवर मांगी गई, बहुत बड़ी, अरबों रुपए का टैक्स रिफंड होता है। उन्होंने कहा जनाब लूंगा, लेकिन पहले मुझे पैसे दें। ये कल का वाकया है जो कमेटी मीटिंग से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जनाब अरबों रुपए, उसके लिए उन्होंने डोनेशन इकट्ठे किए, तमाम पार्टीज ने जिनको वो टैक्स रिफंड होने थे, उन्होंने आपस में पूल किया कि तुम 10 लाख दो, तुम 1 करोड़ दो, तुम 2 करोड़ दो। उन्होंने अच्छी खासी अमाउंट रिकवर की उनके अफसर ने कि मैंने साहब को देनी है, फिर आपका टैक्स रिफंड मैं आपको दूंगा। जब ये गए तो वो अगेन जिसने वो पैसे जमा किए थे अपने साहब के लिए, जो बड़े साहब थे, इनलैंड रेवेन्यू के कमिश्नर थे, उसने कहा कि मुझे भी इसमें से हिस्सा दें कि मैंने आपको ये इकट्ठे करके दिए। उस पे दोनों लड़ पड़े हैं, हिस्से पे दोनों लड़ पड़े हैं, और पिस्तौल निकाला गया है वहां पे, पिस्तौल निकाल के फायरिंग हुई है वहां पे, उसी दफ्तर में, ये करप्शन के पैसे की डिवीजन पे पर्चे हुए हैं, FIA ने बुलाया हुआ है, इंक्वायरीज हो रही हैं। ये तो इनलैंड रेवेन्यू की बता रहा हूँ, FBR की। अब आगे चले, एक उन्होंने बताया कि अभी उन्होंने राणा साहब मिसाल दे रहे थे ना CDA की, कि यहाँ CDA में एक अकाउंट्स का बंदा जो मेंबर स्टेट लग गया। अब अकाउंट्स का बंदा मेंबर स्टेट लग गया, जरा देखते हैं ना जरा, उस नौजवान ने वहां लग के इतनी करप्शन की और इतना माल बनाया कि अब वो अडियाला जेल में उसको गिरफ्तार करके ले गया, माल बना लिया।
उसने वहां पे पैसा खर्च किया, वहां से जमानतें करवाई, वापस आके फिर पोस्टिंग ले ली है। ये भी बात कमेटी मीटिंग में बताई गई है। और साथ में अगली सुने, उन्होंने कहा इसी का जो अकाउंट वाला था, ये मेंबर स्टेट था, इसका एक और भाई डिप्टी कमिश्नर था सिंध में, वहां पे सड़क बन रही थी, ये वाली मोटरवे के पैसे आए थे, इन्होंने पैसे ट्रांसफर किए, वो उस प्रोजेक्ट को देख रहा था, उसने भी 8-10 बिलियन रुपीज वहां से निकलवाया है, निकलवा के वो पाकिस्तान से फरार हो गया। वो इसका भाई है, ये दोनों भाई हैं। उसने कहा एक ब्यूरोक्रेट ने, उसके भाई ने ये रिकॉर्ड पे करप्शन की है, एक इनलैंड रेवेन्यू अफसर ने बैठ के पैसे लिए हैं, तो रिपोर्ट आप कहते हैं IMF की जनाब के इसमें फला चीजें जो आई हैं वो ठीक है या नहीं। उसने कहा सारा पैसा तो ब्यूरोक्रेसी लूट रही है, दो भाइयों ने बैठ के आधा मुल्क लूट रही है, एक इनलैंड रेवेन्यू वाले ने बैठ के उसने पैसे लेके फायरिंग हुई है वहां पे लाहौर में। राज साहब भी इस पे मेरा ख्याल से कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ। साडा वो वाला हिसाब है कि अपने पाइए गोश्त लई ਅਸੀਂ पूरा बकरा जिहड़ा है दूसरे ਦਾ हलाल कर देने। खैर एनीवेज एक ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू होती है। आमिर राज साहब, आपको याद है आज जुमेरात है और आज मुलाकात का दिन है, और मुलाकात फिर भी नहीं हुई सोहेल खान हफीज़ी साहब की। दफ़ा 144 भी नाफिज हो गई कि कोई हंगामा ही ना हो जाए। ये क्या वजह है कि चीफ मिनिस्टर साहब की मुलाकात ही नहीं हो पा रही है और कह रहे जी सियासी मुलाकात नहीं करनी? तो मजेदार दिलचस्प कहानियां चल रही हैं। तो छोटा सा 4 वजारतें उसी वक्त 18वीं तरमीम के बाद, ये तालीम, सेहत, लेबर और एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम पे फलाने नाम पे वजारतें पीपल्स पार्टी के अपने दौर में दोबारा वापस आ गई थी। लिहाजा ये भी ढकोसला था कि इस्लामाबाद को छोटा करना है और सूबों को बड़ा करना है, क्योंकि पैसे बहुत थे लेबर मिनिस्ट्री में भी, तो उसको नाम नया दे दिया, नहीं दिया, एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम पे रख ली, हेल्थ को रख लिया। इस तरह ये चीजें चलती हैं। तो 18वीं तरमीम में ही सूबों में ना वजारतों की कमी की गई थी और मरकज की कही इतनी आप रखेंगे। तो उस वक्त वजीर आला थे असलम रईसानी, हम डिप्टी चेयरमैन थे, जान जमाली उसके कमरे में बैठे थे। मैंने कहा अब आप इतने वजीर कैसे बनाएंगे? तो उन्होंने कहा आपने सुना है खाला से शादी मनाने का? मैंने कहा क्या? कहेंगे वो गया मौलवी साहब के पास कि खाला से शादी हो सकती है? उसने कहा नहीं। उसने दूसरी दफा पूछा, उसने कहा नहीं हो सकती। उसने कहा अगर अब भी इनकार किया ना तुम्हारी ऐसी की तैसी। उसने कहा जी नहीं हो सकती। उसने कहा तुम जाओ ऐसी की तैसी कराओ, गाली दे के, हम तो यही करेंगे। उन्होंने कहा आपने आईनी तरमीम कर ली है, वजारतें उस तरह ही होंगी, आप देख लें, सूबों के साइज देख लें, जहां से कम करनी थी वहां मावने खुसूसी लगा के पूरे कर दिए गए। क्योंकि हम हरफन मौला नहरों लहरें गिनने वाले लोग हैं, हम जहां मर्जी बिठा दें अगर हमने ये काम करना है तो यहाँ वो, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि अंग्रेजी दा दी ते पंजाबी दा दा, जिथे लगता है ओ ला। ये पाकिस्तान के अंदर आइन कानून की कहानियां बिल्कुल ना किया करें, ये बिल्कुल अहमी सुनाने वाली हैं। ये सारे मिल के लूटते हैं। लेकिन राज साहब प्रॉब्लम है भी तो है ना कि एक तरफ तो हम सारे कि वी आर टॉकिंग अबाउट करप्शन इन एनएफसी एंड द मनी दैट गोज इन एंड गोज आउट। द अदर प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट हैव एनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ओवर हियर। अब आप फॉर इंस्टेंस देखें कि हम तरमीमें लेकर आ रहे हैं और मुलाकातें नहीं हो रही हैं और एक जमात बज़िद है कि मुलाकात करानी है। अच्छा, वो उन्होंने अपनी तरफ से टोन डाउन करके 26 का धरना भी जो है वो शायद अगर चाह भी रहते तो वो नहीं हुआ। अब ये जो इतनी कियोटिक सिचुएशन, इसका कोई तो हल निकालना है ना सर। मैं मिसाल दूंगा। अभी वो यहाँ पे तकरीर वो करता है जिसको पैसे में हिस्सा नहीं मिलता, वो ज्यादा ईमानदारी के भाषण देता है ऊंचे ऊंचे बोल के। ये अभी सारों ने किया ना, ख्वाजा आसिफ ने 2 दफा ट्वीट भी किया स्पीकर और चेयरमैन सेनेट पे, क्या तनख्वाहें वापस होगी 20-25 लाख रुपए महीने वाली, 5-5, 7-7 लाख वजीरों ने ले ली। हमें तो IMF भी वो टकरी है कि गरीब आदमी के यूनिट हो तो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मैं पूछ के बताऊंगा कि कम कर सकते हैं कि नहीं बिजली के हम रेट। और जब जजेस हों, पार्लियामेंटेरियन हों, वज़रा हों तो उनकी तनख्वाहें 100 गुना बढ़ानी है, तो उसमें कहीं IMF खत नहीं लिखता। आपको और मुझे भी नजर नहीं आएगा खत, लेकिन गरीब की मदद पे IMF का खत आपको नजर आएगा। ये परसेप्शन है, ये जो कहानी है जो हमारे ही पैसे पे बनाई गई है। और फिर वो करप्शन जैसे हमारे यहाँ आती है ना रिपोर्ट के ऑडिट पैराज आए, उसमें करप्शन से ज्यादा वो बेतदाली होती है, ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी ना होनी होती है और वो भी सेट हो रही होती है। अब आप आ जाए जो पॉलिटिकल काम हो रहा है, देखें अली अमीन गंडापुर दोनों तरफ मिलते थे, यानी स्टेट से भी मिलते थे, अपने लीडर के साथ भी वफादार थे और वफादारी निभाते हुए कुर्बान भी हो गए, वजारत आला दे बैठे। ये आए हैं कि मैं मिस्टर स्टेट हूं और मैंने बिल्कुल कोई बात नहीं सुननी। आ गए ना NFC की मीटिंग में भी, जहां आना चाहिए था, बड़क से ज्यादा ना रास्ता बनाया जाता है। आपको कोई नहीं कहता कि आप वफादारी बदलें,
अगर आप स्टेट को धमकी लगा रहे हैं, इमरान खान ने धमकी लगाई है, जेल में ही पड़े हैं। वो मैं हमेशा कहता हूं कि वो घुटनों के बल स्टेट को नहीं ला सके, एस्टेब्लिशमेंट को, फौजी एस्टेब्लिशमेंट को, तो खुद अब बैठे हुए बंद कमरे में। अल्लाह उनकी मुश्किलें आसान करे, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। अब यही काम अपने वो इस वजीर आला से लेना चाहते हैं कि उनको कहा पुत्र तू तो बिल्कुल और तैयार हो क्या, लेकिन आज आपने देखा आज उन्होंने कोई भड़क नहीं लगाई, वहां पहुंचे हैं और वापस चले गए हैं। अब वो जाके बेशक पेशावर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, लेकिन कुछ मैसेजेस उनको भी मिल गए हैं कि एक हद से आगे, और एक केस में उनको इश्तिहारी भी करार दे दिया गया। आज ही की कोई खबर आई है कहीं की, मतलब उसके अंदर ये चीजें अब बढ़ती चली जाएंगी। तो वजीर आला को देखना है कि उन्हें जहां सियासत में उनकी बिल्कुल वफादारी होनी चाहिए, लेकिन रियासत है केपी सूबा, उनको उसके लोगों के लिए भी काम करना है, जो कि वो नहीं कर रहे। ये पीटीआई के जितने वज़राए आला है, मैंने पूछा बेल्ट एंड रोड कॉन्फ्रेंस में ना, मैं छोटी सी बात कर दूं, छोटी सी सुना दूं परवेज खट्टक की। मैंने उनसे पूछा, प्राइम मिनिस्टर के साथ चारों वज़राए आला जा रहे थे, मैं भी गया था रोड एंड बेल्ट कॉन्फ्रेंस में ना, वो वहां पे चाइना में हुई थी। मैंने कहा आपने क्या मंसूबे लिए हैं इस दौरान में? कहेंगे शरारत कर रहे हो। मैं कहा नहीं, आप बताएं ना सीरियसली। मुराद अली शाह भी साथ ही बैठे हुए थे कि किसी ने कोई प्रोजेक्ट ले लिया, कोई कहेंगे यार सीधी बात है, हम तो थे धरनों में, हमने अब एक नेक्स्ट चित्राल वाली रोड लेनी है। और हंस के कहा, कहेंगे हमने ना एक जो वो गधों का होता है ना फार्म, शंक्यारी या कहाँ पे मानसेरा में, वो ले लिया चाइना से। ये उनके 4 साल में ये उनका प्रोजेक्ट था। फिर कहेंगे मैंने नौशहरा में ले रहा हूँ कि काम आपने करना नहीं। ये सारे वज़राए आला केपी के सिर्फ गुफ्तगू में रहे हैं। अली अमीन ने आगे कहा मैं पिछले 10 साल का जिम्मेदार नहीं, ये 18 महीने की कह देंगे जिम्मेदारी नहीं। तो फिर जिम्मेदार कौन है? वोटर है, जो वोट इनको दे रहा है, फिर भुगत रहे हैं। तो ये नहीं है, ये इनको करना चाहिए। मैं चाहूंगी राना साहब, देखिए इस वक्त देखें तो उनकी प्रायोरिटी इट्स रिटन ऑन द वॉल है ही नहीं कि ये वो कोई आवाम के लिए काम करे। वो तो साफ ये बात बंगे दोहल कह रहे हैं कि हम अपने बानी को रिहाई के लिए कोशिश कर रहे हैं। बट जावेद चौधरी साहब इंटरेस्टिंगली रास्ता बना भी रहे हैं। फॉर इंस्टेंस आज वो इजलास में गए हैं, शिरकत की है उन्होंने, जहाँ उनका काम बनता था वो पहुंचे हैं। बट इसी तरह एनडीयू में भी कुछ लोग गए थे, फिर खान साहब का ट्वीट आ गया मीर जाफिर मीर सादिक। तो ये समझ नहीं आ रही, अगर रास्ता बनाने के लिए भी आपको बंदे चाहिए, फिर आप उन बंदों को मीर जाफिर और मीर सादिक कह देंगे, तो ये बात बड़ी कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है आपस में। कहीं तो बैठना है। अब ये जो सिक्योरिटी वर्कशॉप में जो लोग गए थे एनडीयू में, ये तो बेसिकली गौहर खान साहब की परमिशन से गए थे, क्योंकि ये सियासी जमातों को लिखा गया था, ख़त लिखा जाता है कि आप अपने लोगों को की नुमाइंदगी करें और आप लोगों के नाम भेजें। तो गौहर खान साहब की मर्जी से, उनकी इजाज़त से ये लोग गए और सब लोगों ने इस बात पे एतराज़ भी किया, बल्कि कुछ लोगों ने तो इस्तीफ़ा देने का ऐलान भी कर दिया। अब इमरान खान साहब ने पाबंदी लगा दी है कि आइंदा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कोई शख्स जो है वो एनडीयू के किसी फंक्शन में नहीं जाएगा, बल्कि किसी सरकारी वफाकी गवर्नमेंट या जो इसके साथ साथ जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके किसी फंक्शन में नहीं जाएगा। एनडीयू ज़ाहिर है उसके लिए गौहर खान साहब ने परमिशन दी थी। इमरान खान साहब ने उनसे भी पूछा है कि आपने ये परमिशन क्यों दी, तो गौहर खान साहब की तरफ से तो ये जो जवाब पहुंचाया गया उन तक वो यही है कि जनाब ये पिछले साल भी थी, उससे पिछले साल भी थे, उससे पिछले साल भी थे, बल्कि पूरी लिस्ट उन्होंने दी इमरान खान साहब के लिए कि ये देखें ये सारे वो लोग हैं जो आपके इंतहाई करीबी हैं, ये वहाँ पे जाते रहे हैं। तो हमें तो नहीं पता था कि हमने सिक्योरिटी वर्कशॉप के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कोई शख्स नहीं भेजना। तो वो इमरान खान साहब एक दूसरी जो एक तहरीक है वो स्टार्ट कर रहे हैं, एक दूसरे फेस में जा रहे हैं, जो ज़ाहिर है आने वाले दिनों में एक मज़ीद क्राइसिस पैदा कर देंगे। बाकी रह गए ये सुहेल अफरीदी साहब। तो ये गौहर खान साहब और अयाज सादिक साहब के दरमियान ये फैसला हुआ था जब इन्होंने अनाउंसमेंट की हुई थी कि यहाँ पे हम आएंगे और इमरान खान साहब को अडयाला जेल तोड़ के वापस लेके जाएंगे। तो सुहेल अफरीदी साहब की कॉल थी, जिसके बाद फिर अयाज सादिक साहब और गौहर खान साहब के दरमियान ये मामला तय हुआ कि सुहेल अफरीदी साहब यहाँ ना रावलपिंडी आएंगे ना इस्लामाबाद आएंगे, और उसके बाद हम इमरान खान साहब की जो बहनें उनको भेजेंगे, वो इमरान खान साहब से मुलाकात कर लेंगी, लेकिन कुछ सियासी बयानिया नहीं दिया जाएगा। लेकिन उज़्मा खान साहबा ने जब बाहर निकल के सियासी गुफ्तगू की और उसके बाद फिर ट्वीट आई इमरान खान साहब की, तो उसके बाद ये मामला दोबारा ज़ेरे इल्तवा चला गया है, दोबारा मसाइल पैदा हो गए। तो सुहेल अफरीदी साहब के ऊपर पाबंदी है जी। सुहेल अफरीदी साहब बिल्कुल कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे किसी जगह पे भी। आज भी वो गए हैं जबकि उन्हें रोका हुआ था कि आपने उस साइड पर नहीं जाना। तो मेरा ख्याल है शायद वो अपने कारकुनों को मुतमईन करने के लिए वहाँ चले गए। लेकिन आप देख लें, जैसे राणा साहब ने कहा, कोई मुतनाज़ा बात उन्होंने नहीं की और वो कोई मुतनाज़ा बात अब नहीं करेंगे और स्टेट के साथ चलेंगे। कल उन्होंने बल्कि पुलिस ऑफिसर्स और सिविल ऑफिसर्स का एक दरबार था, मुश्तरका दरबार, उससे खिताब करते उन्होंने कहा कि ये जो दहशतगर्दी है उसमें हम सब एक दूसरे के कंधे के साथ कंधा मिला के जंग लड़ेंगे।
तो वो अब जो रियासत का बयानी है उसके साथ वो अलाइन हो गए हैं, अब वो बड़े अच्छे बच्चे बनेंगे, आप देखिएगा। और अगर वो नहीं बनेंगे तो फिर ये जाहिर है फारिग हो जाएंगे, उनको सजा हो जाएगी, सजा होगी। प्रॉब्लम ये है कि वो अच्छे बच्चे बनेंगे। अब ब्रेक लेते हैं क्विकली, फिर क्लासेस आपकी तरफ ये सवाल लेगा, तो अच्छे बच्चे बन जाएंगे तो खान साहब तो इस तरह का अच्छा बच्चा शायद नहीं चाह रहे हैं। और जैसे कि इन्होंने बताया, मुझे हज़ारा वाला वाकया याद आ गया, जब खान साहब लोगों ने जनाजे रखे हुए थे, हज़ारा के लोगों ने, खान साहब नहीं गए थे। एनीवेज एक ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। क्लासर साहब, अगर अच्छे बच्चे बन जाते हैं तो फिर सख्तियां मजीद नहीं होंगी या फिर जो थोड़ी नरमी है वो पैदा होगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी साहब, वो तो कह रहे हैं हमने बरतानिया से रब्ता कर लिया है शहजाद अकबर और आदिल राजा के लिए। आदिल राजा का ज़ाहिर है कि पूरा प्रोपोगेट करते हैं, वो सारा कुछ है। लेकिन वाउडा साहब की भी कल की ट्वीट निकाले तो वो देखते हैं कि केपी में कोई भी जहाँ जहाँ छुपा हुआ है वो अब सब पकड़े जाएंगे। गालिबन उनका इशारा मुराद सईद और बाकियों की तरफ था। तो ये आप कैसे देख रहे हैं? ये मेरा ख्याल है जो बात मामलात को ठीक हो सकते थे, जिसकी उम्मीद तो कभी नहीं रही। साफ ज़ाहिर दोनों साइड्स पे अपनी एक्सट्रीम पोजीशन है। कल वाले जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बाद तो मुझे नहीं लग रहा कि चीज़ें कोई नियर फ्यूचर में कोई ठीक हो सकती हैं। और इनके अपनी पार्टी के अंदर भी अब वहाँ पे हर बंदा जो है ना, हर बंदे पे इल्ज़ाम लग रहा है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी मजे की बात, ये इल्ज़ामात जो है ना नवाज लीग लगा रही है, ना पीपल्स पार्टी लगा रही है, ना सहाफ़ी या एंकर लगा रहे हैं। क्या कि फलां जो पीटीआई का बंदा है ये टाउट है, ये फौज का मुखबिर है, ये फलाने वाला जो है ये गद्दार है, ये फलां वाला एजेंट है। ये आप नोट कर लें एक दूसरे के साथ, आप इनको आपस में इनकी गुफ्तगू सुने। एमएनएज हैं, एमपीज हैं, वजीर, मतलब इनके वकील हैं, एक दूसरे पर इल्जामात लग रहे हैं। इसी पार्टी में जो भी बंदा उसमें अक्ल और समझ की बात करता है उस पर इल्जाम लग जाता है ये फौज का टाउट है, बिल्कुल टोटल ये एजेंट है उसका। मतलब मैं तो बात एस्टैब्लिशमेंट का बंदा है, एस्टैब्लिशमेंट की बंदी है। हाँ, नहीं बंदा चलो कहते हैं वो छोटी बात होती है, ये ओपनली कहते हैं, टाउट कहते हैं, मुखबिर कहते हैं, जसूस कहते हैं उनको। और कल खान साहब ने नेक्स्ट लेवल कर दिया है। उन्होंने कहा ये तो मीर जाफर भी हैं, ये तो मीर सादिक भी हैं, ये तो गद्दार भी हैं। मतलब गद्दारी से काम तो किसी पे टाइटल जुड़ता ही नहीं है। मुखालिफ भी ये गद्दार है, पार्टी के लोग भी गद्दार हैं, आपका एमएनए भी गद्दार है, एमपी भी गद्दार है, सारे लोग गद्दार हैं। अब जब आप बैठ के गद्दारी के इस तरह के आप चीजें करेंगे, मेरा ख्याल मकसद भी उनका ये था। मैंने पहले भी एक दफा शो में कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि खान साहब को गुस्सा दिला के इनसे अपनी मर्जी के फैसले हमने कैसे करवाने, मतलब जो वो फैसले जो एस्टेब्लिशमेंट को सूट करें। उन्होंने 1 महीना इनको जेल में रखा, किसी से नहीं मिलने दिया। उन्हें पता था खान साहब को फिर एक दिन हम किसी से मिलवाएंगे और खान साहब ने फट पड़ना है और अपना ही नुकसान करना है, बम को लात मार देनी है इन्होंने। और कल उन्होंने फिर बम को लात मारी है। अपनी ही पार्टी के 6-7 जो एमएनए थे उनको रगड़ दिया, पूरा सोशल मीडिया उनको गालियां दे रहा है, उनको आपने गद्दार बना दिया, मीर जाफर कह दिया, मीर सादिक कह दिया। मतलब है आपने अपने ही लोगों पे जब बम गिराते हैं, वो लोग जो आपके लिए लड़ते हैं, जिन्होंने मारें खाई हैं, कारोबार खराब किए हैं, बच्चे खराब किए हैं, क्योंकि खान साहब खुश हो जाए, खान साहब मुतमिन हो जाए। और मजाल है कि खान साहब का खुश होने का, मुतमिन होने का उनका लेवल माशाल्लाह इतना बड़ा है कि उनके लेवल पे कोई नहीं उतर सकता। और लिहाजा यही आप देखें, ऐसा ऐसा बड़े सारे लोग पार्टी छोड़ गए, बाद में लोग साइड पे होते गए। आप कोई बच बचा के रह गए। आप मुझे बताएं कौन बंदा जो है अभी देखते हैं वहां पे कोई एमएनए आपको नजर आते हैं अडियाला जेल के बाहर? लोग नहीं जाना बंद हो गए। वो तो उनकी बहन ने कॉल भी दी थी तो वो भी नहीं हुई, वो भी नहीं है उसकी वजह। अच्छा बहन, वो अलीमा खान साहबा बहर आती, वो आते जाते हर बंदे पे बात करती हैं। अली अमीन गंडापुर से पूछ लें, वो अलीमा खान साहबा की बात करते हैं। आप उस शेर अफजल मरवा से पूछ लें, वो उन अलीमा खान की और बुशरा साहबा की बात करेंगे। इसके बाद वो जो भी आती हैं वो हर एक पे कमेंट करते हैं, फिर ये भी साथ कहते हैं कि अब ये तो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। मतलब कौन सा ऐसा सख्त जुमला नहीं है जो उन्होंने पार्टी लीडर्स के बारे में ना कहा। आपको याद होगा मिशेल यूसुफ साहबा और इनकी भी आपस में बहुत सारी वर्बल हुई थी इनकी अलीमा खान साहबा की। सो खान साहब का जो क्राइटेरिया है वो बड़ा सीधा से है, एब्सोल्यूट। वो चाहते हैं, ये पावर चाहते हैं अपनी पार्टी पे, उनको बिल्कुल एक वफादारी चाहिए, जो उनके लिए जान दे दे, अपने आप को कुर्बान करे, अपने बच्चे कुर्बान करे, घर कुर्बान करे, बिजनेस कुर्बान करे, फैमिली कुर्बान करे, खुद मारा जाए। इस राह में तो खान साहब के नजदीक वो जेन्युइन किस्म का टाइगर भी है, वर्कर भी है। इससे कम पे तो खान साहब राजी नहीं होते। आप नहीं मानते तो कल का ट्वीट उठा के देख लें। मतलब सनाउल्लाह मस्ती खेल को उस बेचारे ने जरदारी साहब ने बात खड़ी वहां पे आपका उठाई, सवाल उठाया मस्ती खेल साहब ने उसमें एनडीयू में, और उन्होंने मतलब आपका सवाल उठाया ना
अच्छा, फिर आप अपनी उन फौजियों से मुलाकात के लिए आप उसको ये हो गए महमूद अचकज़ई साहब को तो भेज रहे हैं कि फौजियों से मिल लो। जो आपके अपने लोग हैं जो फोरम पे जाते हैं जहाँ पे कोई आपके लिए लॉबिंग कर सकते हैं, कोई बातचीत कर सकते हैं, वो गद्दार हो गए। वो खुद भी तो अक्सर ये बात कह चुके हैं, फिर वो उस बात पे यू टर्न भी ले चुके हैं, फिर कमेटी इनके नजदीक कोई नहीं है। मैं एक बात तो मैंने इन लीडर्स को बड़े करीब से हम तीनों ने देखा, चारों ने जो बैठे हुए मेरे दोस्त जो मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, इनके नजदीक आप मर जाएं, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, ये सबकी मैं बात कर रहा हूँ, आपकी लॉयल्टी हमारे साथ होनी ठीक है। मैं चाहूंगी कि इस मारे जाए, कुछ भी हो जाए, आपने अपनी जान हमारे लिए देनी है, फिर हम समझेंगे हमारा वर्कर है, हमारा वफादार है, हाँ जी बड़ा ट्रू बंदा है यार। और मेरा ख्याल से ये सेनेटी वाली सियासत भी नहीं है, ये एक एक्सट्रीम एंड है जो किसी भी लीडर को नहीं लेना चाहिए। राना साहब, अयाज सादिक साहब की ऑफर का फिर क्या बनेगा हवा में? गुल नहीं, ऑफर तो प्राइम मिनिस्टर भी कर चुके, वो कब सुनते हैं, वो तो चोर डकैत कहते थे उमर अयूब, जो हरिपुर में पूरी तनदही के साथ अपनी अहलिया की कैंपेन चलाते रहे। शिबली फराज वहीं बैठे हैं, बेशुमार मफरूर हैं जिनको अदालतों ने सजाएं दी हुई हैं। तो वो बरतानिया यही कहेगा ना, अपने तो पकड़ लो, हमारे पास आ रहे हो लेने के लिए। बरतानिया ने तो वैसे नहीं देने होते, वो तो उनकी तो तारीख है, वो आपको कुछ भी नहीं देंगे। आप करते जाएं, वो एक का पासपोर्ट आ जाएगा, एक का असाइलम आ जाएगा, और बाकी तकरीरें उनसे करा लो कि जी हमने तो 20 साल के लिए कर दिया, हम किसी को शहरियत नहीं देंगे, हम फलाना नहीं करेंगे। लेकिन जो यहाँ अनरेस्ट, चाहे कोई हो, किसी का भी नाम ले लें, किसी भी दौर में किसी भी पार्टी का हो, उन्होंने कभी दिया नहीं दिया। ये सिर्फ नकवी साहब ने, चूंकि परसों वो वहां होना है लंदन में, PSL की वो कुछ करने लगे हैं वहां पे, तो बस बरतानवी हाई कमिश्नर को बुला के डोजियर शोजियर दे दिया है। पता है हमें भी और आपको भी कि लोगों की कंजम्पशन के लिए अगर हम बुला रहे हैं, कुछ भी नहीं होने का वहां से भी। हम असल में ना सारे बातों से जीतते हैं सब। इमरान खान साहब भी यही कर रहे हैं और हमारी सारी पॉलिटिकल लीडरशिप यही कर रही है। अच्छा, वो जिस करप्शन की बात हो रही थी IMF वाले पे, थोड़ा सा उस पर भी होना चाहिए। देखिए ना, अब बहुत सारे लोग उसको कहते हैं कि जी बड़ी अच्छी फाइनल रिपोर्ट है, उसी के अंदर नैब की रिकवरी भी है 5300 अरब रुपए की। जब उस पर करें तो जी हमें लिस्ट दे दें। आज ही मेरी वहां बात हो रही थी, मेरा ख्याल है वो कुछ दिनों में वो लिस्ट, वैसे तो उन्होंने प्रेस टॉक में जर्नलिस्टों को बुलाया था, मैं खुद गया था, एक एक चीज खुद बताई थी कि कौन सी जमीन रिकवर की है, कौन से पैसे रिकवर किए, उन्होंने बताए हैं, वो दे रहे हैं। अच्छा, लेकिन होना ये चाहिए, ये मैं 1992 में जब प्लानिंग कमीशन को कवर करता था, स्टार्ट था मेरा, तो वहां पे CDWP के हम मिनट्स लेके आते तो उसमें पता लगता था कि जी एस्केलेशन चार्जेस इतने बढ़ गए हैं क्योंकि ये मंसूबा इतने साल से डिले है। आज तक 34-35 साल हो गए, जरा फर्क पड़ा हो कुछ भी? माशाल्लाह सब के सब वही हैं। इस रिपोर्ट में भी कहा गया कि हमारे पैसों से बनाई है। वहां पे भी प्लानिंग कमीशन के मेंबर्स के बच्चे या जो डोनर्स होते थे उनके बच्चे, वो कंसल्टेंट भर्ती होते थे, गाड़ियां, लैपटॉप उनको मिला करते थे, उस वक्त भी नौकरियां भी उन्हें मिला करती थी। कुछ नहीं चेंज हुआ 78 साल में। अब शहबाज शरीफ साहब बड़ी अच्छी तकरीर करते थे शुगर स्कैंडल पे, फलाने पे। उनसे मेरा है कि भाई ये जो रिपोर्ट आई है ना, ये बुनियादी तौर पे परसेप्शन पे है, ये कोई एग्जैक्टली ये नहीं है। वो उन्होंने बताया कहाँ खांचे लगते हैं। तो हुजूर आप तकरीर न करें, हमें काबू करके दें, हमारे पैसे वापस रोकें। सिर्फ इसमें जो कुएं में डल रहे हैं, आवाम का हक उनको अमली तौर पे दिखाएं कि जी ये रिपोर्ट आ गई है, आपने बनवाई है, मान लेते हैं हम, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद भी आपने करना है, मुझे और आपको नहीं करना। बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात है कि अमल दरामद भी आपको करना है। जावेद चौधरी लास्टली इससे पहले जावेद चौधरी साहब को कहें, राना साहब ने बड़ी अच्छी बात की। एक कल कमेटी में ये हुआ कि ये रिपोर्ट किसने बनवाई है। सर ये रिपोर्ट जो है, जब IMF ने इनको $7 बिलियन की ये फैसिलिटी दी थी, उसमें चीजें शामिल थी, ये शराइत थी कि आपने रिपोर्ट बनवानी भी है, अपने सेक्टर की वैल्यूएशन भी करवानी है, एक की, और शायद भी करवानी है, और हुकूमत की मंजूरी से करवाएगी। सो इनका नहीं है कि इन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया हम पे छाप। ये कल बताया गया कमेटी मीटिंग में, फाइनेंस वाले खुद बता रहे थे कि IMF की शर्त थी कि इसको पब्लिक भी करे। इनके बस में होता तो जनाब ये आप लेकिन इसका इनिशियल जो इम्प्रेशन था वो ये था कि गवर्नमेंट देखे कितनी ज्यादा लॉयल है कि उन्होंने ये काम करा के खुद करवाया है। वो तो कहानी फिर एग्जैक्टली चलो, आई होप कि जिनको नहीं पता उनको पता चल जाएगा। जावेद चौधरी साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन इमरान खान एंड हिज पॉलिटिकल स्टाइल? इमरान खान साहब ज़ाहिर अलूफ हो गए हैं और अब उनके पास सवाए एहतजाज कर रहे हैं कि शोर शराबा कर रहे हैं कि कोई ऑप्शन नहीं बचा। और बल्कि अगर ये देखा जाए तो पार्टी वाकई ही उसने इमरान खान साहब को अपेंडेंट कर दिया है। वो ज़ाहिर है ना कोई एहतजाज कर सके, ना
कोई दरमियान का रास्ता निकाल सकी पार्टी, ना इमरान खान साहब ने किसी को मौका दिया, ना इमरान खान साहब ने किसी पर ट्रस्ट किया। अब पार्टी ज़ाहिर है कन्फ्यूज़ है कि इमरान खान साहब के लिए उन्होंने क्या करना है, खुद सोजी करनी है या फिर वाकई डायलॉग करना है, कोई दरमियान का रास्ता निकालना है। और अगर फ़र्ज़ करें कि हम फौत भी हो जाएं तो इमरान खान साहब ने ज़ाहिर है हमारा जनाजा भी नहीं पढ़ना, क्योंकि इमरान खान साहब जनाजों के खिलाफ हैं। वो आज तक उनकी कोई एक तस्वीर नहीं आई जिसमें वो किसी का जनाजा पढ़ रहे हैं। नहीं, आप देख लीजिएगा, कोई एक तस्वीर दिखाएं इमरान खान साहब की जिसमें वो किसी का जनाजा पढ़ा उन्होंने। तो वो अब पार्टी जो कंफ्यूज हो गई है, मैं ऑनेस्टली आपको कह रहा हूँ, तो अब लोग अवॉइड कर रहे हैं। अभी इसीलिए जब अयाज सादक साहब की तरफ से ये मैसेज आया ना कि आप गौहर खान साहब को कहा गया आप जाके इमरान खान साहब से मुलाकात कर लें 30 दिन बाद ही सही, तो गौहर खान साहब खुद नहीं गए। उन्होंने कहा नहीं जी, वो मशीराएं जो है ना उनकी मुलाकात करवाएं आप। यानी वो खुद अवॉइड कर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं जाऊँ और वो जूता उठा के मेरे पीछे दौड़ पड़े। तो अब लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब से परहेज कर रहे हैं और इमरान खान साहब को खुद समझ नहीं आ रही कि उन्होंने क्या करना है। तो एक आप ये अंडरस्टैंड कर लें कि ऊपर अल्लाह ताला होता है, नीचे स्टेट होती है। स्टेट से लड़ना इतना आसान काम नहीं होता, स्टेट के साथ ही आपने चलना होता है। ये कोई पुराने ज़माने की जंग आज़ादी नहीं चल रही कि जिसके अंदर आपने को मुल्क अलग करना है। इक़्तिदार की जंग है और इक़्तिदार की जंग के लिए ज़रूरी है कि आप इदारों को अपने साथ चलाएं और ख़ुद इदारों के साथ चलें। इस लेवल तक ना जाएं कि पूरा इदारा ये फैसला ही कर ले कि कुछ भी हो जाए इमरान खान साहब वापस और एक स्टेप, तो वो एक मुझे लगता है कि तेजी से बढ़ रहे हैं इमरान खान साहब उस साइड। एक स्टेप पीछे जाएंगे तो फिर दूसरा भी एक स्टेप पीछे जाएगा। मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा गुफ्तगू करके। जावेद शौहरी साहब पहली दफ़ा मेरे प्रोग्राम में आए थे, रऊफ क्लासेस साहब एक अरसे के बाद आए हैं, और आमिर रियाज राना साहब को तो हम गाए बगाए तंग करते रहते हैं। उनका बहुत शुक्रिया। हमने बड़ी डिटेल में कोशिश की कि खा वो करप्शन की दास्तान हो, कहानी हो, NFC अवार्ड का मसला हो, या फिर मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम, उस पर तफसीली गुफ्तगू की जाए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।